मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ इस बारे में। टॉन्सिलाइटिस जहाँ पे भी इटीज़ वर्ड आ जाता है, इटीज़ वर्ड का मतलब होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। जहाँ पे भी जिस वर्ड के भी पीछे इटीज़ ITIES वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लामेशन। तो टॉन्सिल्स हमारे कहाँ फॉर्म होते हैं? नेक में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। तो ये बात हो गई है हमारी डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कारण। यूजुअली हम पढ़ते जाते हैं कैसे? डेफिनेशन, देन कॉज, साइन एंड सिम्टम एंड द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द मैनेजमेंट। हम मेडिकल सर्जिकल में इस फॉर्म में जाते हैं। तो हमने हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। अब हमारा सेकेंड आ जाएगा कॉजेज, या जिसको हम इटियोलॉजी भी बोल सकते हैं। मतलब किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसका कारण क्या है। तो हमारा सबसे पहला कारण है स्ट्रेप्टोकोकस। ये सबसे मोस्ट कॉमन कारण पाया जाता है इन्फ्लामेशन का। बैक्टीरिया का नाम है। तो ये सबसे आमतौर पे सबसे ज़्यादा 90% के केसेस में हम यही देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ही टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होती है। सेकंड आ जाता है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको हम बोलते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और एंड द थर्ड एंड लास्ट आ जाता है हमारा स्टेफाइलोकोकस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी बात हो गई टॉन्सिल्स के डेफिनेशन और कॉजेस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स इज द टॉन्सिलाइटिस। जब टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो किसी भी कारण से, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, जो कि मैं आगे बताऊंगी, टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। देन नेक्स्ट इज द कॉजेज हमारा सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो माना गया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। मोस्ट ऑफ केसेस में सबसे ज़्यादा कॉमन बोला जाता है, या सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा कारण यही होता है टॉन्सिलाइटिस होने का। सेकंड आ जाएगा हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड द थर्ड इज द स्टेफाइलोकोकस। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन और कारण के बारे में। अब हम इसके पढ़ लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे क्या होंगे इसमें? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या जिसको हम साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो ऑफकोर्स टॉन्सिल्स सबको, जिसको हम आमतौर पे गंठू बोलते हैं कि गले में गंठू हो गए, यहाँ पे पेन होता है, तो वो मेरे ख्याल से सब आमतौर पे काफ़ी लोग इससे इंट्रोड्यूस होंगे और इवन हो भी चुका होगा। टॉन्सिल्स लाइफ में सबको एक ना एक बार तो हो ही चुका होगा। तो अगर हम टॉन्सिल्स के चिन्ह व लक्षण, साइन एंड सिम्पटम मीन्स चिन्ह व लक्षण, अगर उनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा होगा पेन इन थ्रोट। ठीक है, हमारे यहाँ पे थ्रोट में पेन रहेगा। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाएगा डिस्फेजिया। ओके, तो अब डिस्फेजिया टर्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस वर्ड मतलब जहाँ पे भी डिस वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है डिफिकल्टी। तो फेजिया मतलब स्वेलोइंग। तो जब इंसान स्वेलो करेगा, कोई भी चीज़ खाएगा या पानी पिएगा, तो उसको गटकने में प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम कहेंगे डिस्फेजिया। अगर प्रॉब्लम हमारे गले में हो रही है, कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्वेलो करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको उस टर्म को हम कहते हैं डिस्फेजिया। अब टॉन्सिलाइटिस है, ऑफकोर्स डिस्फेजिया होगा ही होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है टॉन्सिल्स में। तो हम जब कुछ भी चीज़ खाएंगे तो हमें पेन फील होगा, डिफ़िकल्टी होगी निगलने में। एंड द थर्ड इज आ जाएगा हमारा ओटेल्जिया। एक वर्ड ओटेल्जिया मीन्स पेन इन ईयर।
हमारा दर्द यहाँ से रेफर होके हमारे ईयर तक जाएगा। ENT हमारे टर्म आती है ENT, ईयर, नोज एंड ट्रैकिया, ENT। तो हमारा ये पेन जो हमारा नेक का पेन है, जो हमारे नेक का टॉन्सिल्स का बोल सकते हैं, टॉन्सिल्स का पेन है, वो जाके रेफर होके हमारे ईयर तक जाएगा। उसका ये पेन हमें यहाँ ईयर में भी फील होगा, जिसको हम कहते हैं ओटैल्जिया, पेन इन ईयर। गॉट इट। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जनरल मलेज, मतलब पेशेंट को फीवर लाइक बॉडी एक फील होगा, जनरल मलेज, हैवीनेस और थोड़ा बॉडी एक जैसा पेशेंट को फील होता रहेगा। इसमें हाई ग्रेड फीवर भी नहीं होगा, बट दे फील लाइक अ बॉडी एक टाइप। ओके, तो ये हो गए हमारे इसके साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। हमने डेफिनेशन कर ली, साइन एंड सिम्टम कर लिए और साइन एंड सिम्टम हो चुके और कॉजेज हम इसके कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इससे कॉम्प्लिकेशन। इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हमारी नेफ्राइटिस, हमें ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, रूमेटिक फीवर हो सकता है। ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, अगर हमने इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया है तो ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से को क्रॉस करता हुआ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाएगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पहुंचने के बाद ये हमारे जो अंदर एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन हैं उनको इफेक्ट करना शुरू कर देगा। नेफ्राइटिस, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल नेफ्राइटिस बताया, कॉम्प्लिकेशन में नेफ्राइटिस हो जाएगा हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स, मतलब ये किडनी को भी इफेक्ट पहुंचाएगा। रूमेटिक कार्डाइटिस वगैरह ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। वो कब होगी? अगर हम इस इन्फेक्शन को, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि हमारा टॉन्सिलाइटिस है, उसको प्रॉपरली तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रॉपर मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी में पहुंच जाएगा और लोअर रेस्पिरेटरी से हमारे जो अदर एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करना ये शुरू कर देगा। मीन्स उनमें भी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन करना ये शुरू कर देगा। तो ये हो गई है हमारी बात कॉम्प्लिकेशंस की, कि ये अगर ट्रीट नहीं होगा तो ये क्या क्या कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाएगी बात डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हिस्ट्री कलेक्शन, जो भी उसकी पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री है, हाल फिलहाल में उसने जो जो किया, आप हिस्ट्री कलेक्शन फैमिली में उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, या घर में तो किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो प्रॉब्लम है आपको कब से है, तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं पेशेंट से। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको फीवर है क्या है या नहीं है, टॉन्सिल्स उसके चेक करेंगे, इस तरीके से हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम CBC कराएंगे, WBC इन्फेक्शन कितना बढ़ा हुआ है, इस तरीके से हम इसमें हम सब कुछ करेंगे। ब्लड टेस्ट में CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें हमारा RBC का काउंट आ जाएगा, WBC का काउंट आ जाएगा। आपको पता ही होगा WBC क्या करता है। अगर हम CBC कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि WBC का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ होगा ब्लड में, WBC का लेवल बढ़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स मीन्स WBC जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उनसे फाइट करने के लिए वो ये कि इनका रोल क्या होता है कि हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट, मतलब कोई भी बाहरी चीज़, चाहे वो कोई भी स्टेफाइलोकोकस, कोई भी बाहर का जो बैक्टीरिया वो हमारे शरीर में एंटर कर गया है, तो ये WBC उनसे लड़ने का काम करती है। तो अगर हमारे टॉन्सिलाइटिस है तो ये ऑफकोर्स WBC क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे कि बाहर से कोई चीज़ आई है तो इन पे अटैक करना, उनसे फाइट करना शुरू कर देंगे। तो ये इसलिए इस वजह से ये इंक्रीज़ हो चुके होंगे, इनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो चुकी होगी, तो ये हमें शो होगा WBC में। ऐसे क्या पता चलेगा कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा स्पूटम कल्चर, जो हम यहाँ से स्पूटम का, यहाँ से नेक पे से स्पूटम का कल्चर लेंगे, जिससे क्या थ्रोट कल्चर हम जिसको बोल सकते हैं,
थ्रोट का कल्चर लेंगे और उसमें टेस्ट करेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वाला बैक्टीरिया ने हमारे टॉन्सिल्स को अफेक्ट किया है, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टॉन्सिलाइटिस। तो ये हम किससे पता करेंगे? थ्रोट कल्चर से। उसको हम यहाँ से एक स्वैब होता है, स्वैब कल्चर जिसको बोलते हैं, गले में डाल के उससे वहाँ से एक सैंपल लिया जाता है और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर द अफेक्टेड टू टॉन्सिल्स। इसलिए हम थ्रोट कल्चर करते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी बात मैनेजमेंट की। हम इसमें मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट मीन्स ट्रीटमेंट। टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस में सबसे पहले हमें पता है कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे? एंटीबायोटिक मेडिकेशन। मेडिकल में हमारा आ जाएगा एंटीबायोटिक मेडिकेशंस। जो भी हमारी एंटीबायोटिक मेडिकेशंस है, क्योंकि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए तो हमें एंटीबायोटिक का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो हम एंटीबायोटिक पेशेंट को स्टार्ट कर देंगे। फिर आ जाएगा हमारा गार्गल्स। पेशेंट को स्मूथ रखने के लिए, उसके नेक ड्राई ना हो और उसका सूथिंग रहे गले में, उसके लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे सलाइन गार्गल्स। सलाइन गार्गल्स करने को बोलेंगे उसको दिन में 4 से 5 बार, कि उसके गले में सूथिंग रहे, ड्राइनेस ना हो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कंप्लीटली बेड रेस्ट। पेशेंट को हम बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे। पेशेंट को हम बेड रेस्ट कर लेंगे फॉर द जनरलाइज, जो उसको हल्का सा फीवर और मैलेज फील हो रहा है, उसको हम पेशेंट को कंप्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे। और फिर आ जाएगा हमारा पेन किलर जैसे कि हो गया PCM भी इसमें काम आएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट को जो हल्का फुल्का माइल्ड ही देंगे, वो ज़्यादा हाई ग्रेड में नहीं देंगे, क्योंकि उसको हल्का फुल्का है, तो माइल्ड पेन किलर भी हम उसको दे सकते हैं। फिर आ जाए, ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। फिर आ जाएगा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है तो हम पहुंच जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा आ जाएगा सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम, अगर जो भी हमने मेडिकेशंस दी वो इफेक्टिव नहीं है और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो हमारा पहला आ जाता है इसमें टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी ये सर्जरी का नाम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक्टमी वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, इसका मतलब है रिमूवल, उस पार्ट को रिमूव कर देना। रिमूवल, टॉन्सिलेक्टमी, उस पार्ट को कट करके अलग कर देना। तो टॉन्सिलेक्टमी है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। देन सेकंड हमारा आ जाएगा इसमें, हम ये तो होगी हमारे सर्जरी की बात। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट, लास्ट एंड फाइनल नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उस अकॉर्डिंग ही पेशेंट को हम ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट की सर्जरी हुई तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कि उसको ज़्यादा शोर वगैरह ये सब ना हो, वेंटिलेटेड और कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, जो भी डॉक्टर ने एडमिनिस्टर की है मेडिकेशंस, वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। यूज़ करेंगे 5 रूल का। 5 रूल में हमारा क्या आ जाता है? राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम एंड द राइट डोज, राइट टाइम, राइट पेशेंट, राइट रूट। तो हम 5 रूल, जो R रूल है, 5R रूल का यूज़ हम करेंगे पेशेंट को ट्रीट करते टाइम। फिर आ जाएगा हमारा प्रोवाइड कंफर्टेबल लेटरल पोजीशन। हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंट को इन्फेक्शन नीचे जाने के चांसेस रह सकते हैं। हमारी सर्जरी टॉन्सिल्स रिमूव हुए तो हम उसको हमेशा साइड में ही रखेंगे। हम पेशेंट को स्ट्रेट और सुपाइन पोजीशन में नहीं रखेंगे, तो हमेशा उसको लेटरल, राइट भी हो सकता है, वो लेफ्ट भी हो सकता है। जिस तरफ पेशेंट कंफर्ट फील करे, हम वो पोजीशन उसको राइट और मे बी आइदर राइट और लेफ्ट, लेटरल पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट आ जाता है
start oral feeding when patient has been completely recovered फ्रॉम एनेस्थीसिया। हम धीरे धीरे पेशेंट को ओरल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट जो हमने एनेस्थीसिया दिया था, एनेस्थीसिया हमने क्यों दिया था, क्योंकि पेशेंट की सर्जरी होनी थी, दैट्स वाई वी आर गिविंग टू एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। तो हमने जब पेशेंट से एनेस्थीसिया से बाहर निकल रहा है, मीन्स उसको होश आ रहा है धीरे धीरे, तो हम धीरे धीरे पेशेंट को ओरल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हम ये स्टार्ट करेंगे पहले फ्लूइड से, माइल्ड फ्लूइड देना उसको स्टार्ट करेंगे, देन स्लोली स्लोली इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लूइड, सॉलिड फूड लिक्विड डाइट देंगे हम उसको, फिर हम उसको सेमी लिक्विड देंगे, सेमी लिक्विड से सॉलिड लिक्विड आ जाएगी, सॉलिड लिक्विड से फिर सॉलिड आ जाएगी। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे पेशेंट को स्टार्ट कर देंगे डाइट स्टार्ट करना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टॉन्सिलेक्टमी। इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। जब टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाए, जो कि हमारे गले में प्रेजेंट रहता है, नेक में प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब वो किस किस कारण से हो सकती है? वो उसका कारण हो सकता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि सबसे मेन और आम कारण माना गया है। दूसरा आ जाता है हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सेकंड कोज जो कारण माना जाता है टॉन्सिलाइटिस का। और द थर्ड है हमारा स्टेफाइलोकोकस, जो बहुत कम होता है, बट मेन कोज इसका हमारा स्ट्रेप्टोकोकस ही है। तो ये थे हमारे कारण। फिर आ जाते हैं हमारे अगर चिन्ह के लक्षण की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड वी कैन ऑल्सो कॉल्ड साइन एंड सिम्टम, उनकी बात करें तो वो हमारे हैं इसमें पेन इन थ्रोट, हमारे गले में दर्द रहेगा, डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, हम गले कुछ भी गटकेंगे, कुछ भी खाएंगे, पानी खाना, कुछ भी फूड जो भी हम लेंगे उसको हमें गले से पार करने में, निगलने में हमें प्रॉब्लम होगी। फिर हमारा आ जाएगा ओटेल्जिया। ओटेल्जिया रेफर टू द पेन इन ईयर, हमारे गले से पेन दर्द हमारे कान तक भी जाएगा, हमें कान में भी दर्द फील होगा। जनरलाइज्ड मलेज मतलब हल्का फुल्का बॉडी एक पेशेंट को फील होता रहेगा। और एक इसके कॉम्प्लिकेशंस है, अगर हमने टॉन्सिलाइटिस को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया है तो मे बी ये क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। ये इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके हमारे बाकी अदर ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल के अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, उनमें भी इन्फ्लामेशन ये कर सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो हम वहाँ पे ऑफकोर्स एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे। हम पेशेंट को सलाइन वाटर के गार्गल्स करने को बोलेंगे एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जिससे उसके गले में ड्राइनेस ना आए और सूथिंग उसके गले में बनी रहे। फिर हम बात करते हैं बेड रेस्ट की, पेशेंट को प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे और माइल्ड पेन किलर भी हम उसको दे सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड द जनरल मलेज। फिर आ जाते हैं हमारे इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट टॉन्सिलेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। सर्जरी का नाम होगा टॉन्सिलेक्टमी, मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। फिर आ जाता है हमारा इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या देना है? पेशेंट को काम एंड कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, 5 रूल का यूज़ करना है, जो पेशेंट ने जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिकेशंस वो प्रॉपरली देनी है, और हमें पेशेंट को राइट या लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है फॉर द हेल्प इन ड्रेनेज टू द ब्लड एंड माउथ। लास्ट में हमारा आ जाता है स्टार्ट ओरल फीडिंग आफ्टर द रिकवरिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया। पहले हम उसको लिक्विड डाइट देंगे, फिर हम उसको सेमी सॉलिड, धीरे धीरे हम उसको कंसिस्टेंसी ऑफ फूड में इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें